सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के राजन सीरीज को। राजन सीरीज के लिए आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो अब क्लास के साथ साथ मैं आपका राजन सीरीज भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर अति लघुत्तरीय। तो पहले दोस्तों हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरा सॉल्व करेंगे, राजन सीरीज के भी, पवन सीरीज के भी, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। और उसके बाद समय बचता है तो हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं यह आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है और एनालाइज भी करते चलना है कि किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप कितना कर पा रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जहां भी आपको लगेगा कि यह प्रश्न मैं नहीं कर पा रहा हूं और जहां भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान होगा। अब आपको पता है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनका अलग अलग कोण पे अलग अलग मान होता है। तो cos का मान शून्य कब होता है? cos का मान शून्य होता है 90 अंश पे, 90 डिग्री पे। तो cos a बराबर शून्य अगर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos a बराबर cos 90 डिग्री, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 90 डिग्री 90 अंश। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। cos 90 पे cos की वैल्यू जो होती है वह शून्य होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे आपको और पूछ रहा है का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है किसी भी आंकड़े में जो संख्याएं दी रहती हैं उनको हम लोग एक क्रम से लिख लेते हैं पहले, और उसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो देखिए 3 लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या है, और इसके बाद 3 के बाद देखिए 5 2 बार आ रहा है, 7 4 बार आ रहा है, और 8 आ रहा है, और 9 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक बार यहाँ पे जो दिए गए आंकड़े हैं इसमें 7 4 बार आ रहा है, सबसे अधिक बार आ रहा है। तो 7 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 7 वह सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, करणी में दिया गया है b बाई ए इंटू करणी में c बाई बी, फिर इंटू करणी में a बाई सी। अब दोस्तों मैंने आपको जो आपका पहला चैप्टर है उसी में मैंने आपको करणी का रूल बताया था, करणी के नियम होते हैं। उसी करणी के नियम में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी करणी की घात अगर n हो और उसमें a लिखा हो, और इंटू फिर दूसरे करणी की घात n हो और करणी में b लिखा हो, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? इसको हम लोग एक ही करणी में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ दोनों करणी की जो घात है वह n है, तो एक ही करणी में हम इसको लिख सकते हैं। गुणा है तो दोनों जो अंदर लिखे हैं a और b दोनों को गुणे के रूप में एक ही करणी में उसी घात के साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n करणी ab। तो यही यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर अंश में क्या है? b है, c है, a है। ठीक, तो सीधे सीधे तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a b c ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे भी देखिए a b c है, नीचे भी a b c है। तो अंश और हर आपस में कट जाएंगे और करणी में बच जाएगा 1। अब करणी में 1 आ गया तो 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। वृत्त का व्यास हमको दिया गया है, यानी कि वृत्त का डायामीटर हमको दिया गया है। एक वृत्त आप बना लीजिए, यह वृत्त का केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, और ये जो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होके जाती है ए बी, यह क्या होता है? डायामीटर होता है। और डायामीटर क्या होता है? किसी भी त्रिज्या का जो त्रिज्या होता है आर, उसके 2 गुने लंबाई का होता है। तो 2r होता है डायामीटर। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे प्रश्न में कितनी दी गई है?
12 सेंटीमीटर दी गई है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेज दीजिए, बटे में आ जाएगा 12/2, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्रश्न में पूछ क्या रहा है, वृत्त की परिधि पूछ रहा है। परिधि मतलब कि किसी एक पॉइंट से अगर A से चलना शुरू करें हम और फिर A पे हम आ जाएं, ठीक है, तो वृत्त की ये जो लंबाई होती है, अगर वृत्त पे हम लोग चलना स्टार्ट करें एक बिंदु से और फिर उसी बिंदु पे आ जाएं, तो यह जो लंबाई होती इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं या फिर पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक, यह पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर जो होता है सरकमफ्रेंस सी जो होता है वह 2 पाई आर होता है। ठीक, तो अब वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू पाई इंटू आर 6 है, तो ये हो जाएगा 12 पाई। अब देखिए यही इसी रूप में ऑप्शन में आपके दिया है, तो 12 पाई जो ऑप्शन ए है 12 पाई सेंटीमीटर, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। अब यहाँ पे चतुर्भुज दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और अंतः कोणों का योग पूछ रहा है। तो ऑप्शंस में पहले आप देखिए क्या दिया गया है, एक समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। ठीक, तो अब किसी भी चतुर्भुज का जो अंतःकोण होता है, अंतःकोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, आपसे मतलब नहीं है, समलंब हो, समांतर हो, कोई सा भी चतुर्भुज आप बना देंगे, कोई भी चतुर्भुज आप बना लीजिए, चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 90 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, समकोण के रूप में दिया है, इसीलिए हमने 90 डिग्री की जगह आप क्या लिख सकते हैं, समकोण लिखते हैं। तो 4 समकोण जो हो जाएगा वह आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, परिमेय संख्या ऋण 32/100 का सरलतम रूप है। तो ऋण 32/100। अब आपको पता है अंश में भी ऋण है और हर में भी ऋण है, दोनों ऋण एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, और यह हो जाएगा 32/100। ठीक, और अगर आपको दोनों माइनस काटने में दिक्कत हो रही है तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, फिर भी वही बात पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए 32 भी 4 से कटता है और 100 भी, तो काट दीजिए, 8 चौक 32 और 4 से काटेंगे तो 2 और 5 25, तो 8/25 हो जाएगा सरलतम रूप। इसके बाद यह नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 8/25। अब प्रश्न संख्या 7 को आप ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे हुए हैं, बहुत ही ध्यान से आपको सभी प्रश्नों को देखना है, मेरे साथ हल करते हुए चलना है। परीक्षा में समय कम है, आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, कम समय में हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और यहाँ पे हम बहुत अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 3 और 2 5 शून्य है, फिर 1 है, मतलब कि छठवें 6 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। इसका घनमूल आपसे पूछ रहा है, घनमूल मतलब कि क्यूब रूट पूछ रहा है, मतलब कि अगर करनी पे घात 3 हो और लिखा हो 0.00001, इसी का मान आपसे पूछ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझिए, किसी भी संख्या का घनमूल का मतलब होता है कि वह संख्या हम निकालें जिसका 3 बार गुणा किया जाए तो दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आप ऑप्शंस में ध्यान से देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम 3 बार गुणा करें तो हमें यह संख्या, दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए 6 अंक पे दशमलव है, और अगर आप 2 अंक के बाद दशमलव वाली संख्या का 3 बार गुणा करते हैं तो आपको 6 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा, यह आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन बी जो है वह सही पिक कर लोगे। ठीक है, अब 0.01 का आप 3 बार गुणा करोगे तो आपको जो दी गई संख्या है
वह मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0.01। तो बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उन पे भी ध्यान दिया करिए, उससे आप चाहें तो जल्दी हल कर लोगे अपने प्रश्न को। अब 8वां प्रश्न देखिए, समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई बराबर 14 के हल में y का मान है। अब दो समीकरण दिए गए हैं आपको और दो अननोन भी हैं, x और y की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, और दो समीकरण दिए गए हैं तो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हो। एक समीकरण से आप किसी एक का वैल्यू निकालो और दूसरे समीकरण में रख दो। तो यहां से देखिए 3x बराबर 6 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल सकती है? 3 से 6 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा तो x बराबर 2। ठीक, x बराबर 2 हमको मिल गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ दूसरा जो समीकरण दिया गया है 4x प्लस वाई बराबर 14, इसमें x का मान 2 रख सकते हैं। तो 4x प्लस वाई बराबर 14 हमको दिया गया है, प्रश्न में यही दिया गया है। अब x की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया है, तो x की जगह 2 रख देंगे बराबर 14। तो 8 धन y बराबर 14 है और 8 को उधर भेजेंगे बराबर के, तो 14 में से 8 घट जाएगा, इधर प्लस में था 8, इधर आके बराबर के उधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा 6। तो y की वैल्यू जो हमको मिल गई यहाँ पे वह 6 मिल गई। ऑप्शन ए जो है 6 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप समीकरण को भी हल कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, साइन 60 बाई कॉस 30 का मान होता है। तो साइन 60 का जो मान होता है वही कॉस 30 का भी मान होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। दोनों का वैल्यू आप रख दीजिए। साइन 60 का जो मान होता है वह √3/2 होता है, यह आप रख दीजिए। और बाई कॉस 30 का जो मान होता है वह भी होता है √3/2। तो अंश और हर समान है तो दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा 1। तो मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 आप देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, cot 30 बाई tan 45 का मान है। अब इसको आप हल करके देख लीजिए। cot 30 बाई tan 45, cot 30 बाई tan 45 का मान हमको बताना है। तो cot 30 क्या होता है? cot 30, cot किसका उल्टा होता है? cot उल्टा होता है tan थीटा का। तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो अगर cot 30 की वैल्यू आपको नहीं याद है, cot 30 की जो वैल्यू होती है वह होती है √3। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो? cot 30 की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है और tan 30 की वैल्यू याद है तो tan 30 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो √3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ये हर है, इसका गुणा ऊपर अंश में होगा, तो मान कितना आ जाएगा? √3। तो cot 30 का मान कितना आ जाएगा? हमको मिल गया √3 मिल गया। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपको tan 30 की वैल्यू नहीं याद है, मान लेते हैं एग्जाम में, तो आप कैसे निकाल सकते हो? sin 30 बाई cos 30 करके आप tan 30 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें याद रहती हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। अब वैल्यू हम रख लेते हैं, cot 30 की वैल्यू √3 और बाई tan 45 आपको पता है कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1। तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन बी जो है √3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया जो होता है वह होता है πr², आपको फॉर्मूला पता है। अब एरिया हमको दिया गया है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यूज आप रख लीजिए πr²। ठीक, अब त्रिज्या हमको निकालना है। पाई की वैल्यू जो होती है वह 22/7 होती है। ठीक है, अब वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको पता है तो आप लिख सकते हैं 8800 बराबर
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू हमको निकालनी रहती है उसको हम एक तरफ लिखते हैं और बाकी वैल्यूज को बराबर के दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ 7 हर में है, तो यहाँ जाएगा जब, तो 7 का गुणा ऊपर अंश में होगा यानी कि 8800 गुणे 7 हो जाएगा, और 22 यहाँ अंश में है, यहाँ हर में आ जाएगा, तो 8800 बटे 22 हो जाएगा। अब 22 से 8800 को काट सकते हैं, 88 काटेंगे 4 और 0 0 400, ठीक। ये हो जाएगा 400 गुणे 7, ठीक। आर स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? आर स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई 400 गुणे 7, 400 गुणे 7। अब आर की वैल्यू हमको निकालना है, तो आर, अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर था, स्क्वायर को बराबर के उधर भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो 400 गुणे 7। अब 400 आपको पता है, इसको आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको करनी का नियम बताया था, तो आर बराबर आप लिख सकते हैं करनी में 400 और गुणे दूसरे करनी में 7, ठीक। तो करनी में 400, 400 किसका वर्ग होता है? 20 का, तो इसको 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं यानी कि 20 आ जाएगा, और गुणे करनी में 7। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आर का जो मान आ जाएगा 20√7 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आर त्रिज्या हो जाएगी वह 20√7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। तो बहुत ही आसानी से इसको भी आप हल कर सकते हैं और सही उत्तर यहाँ सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है। यहाँ पे भी एक समीकरण दिया गया है, इसको हमको हल करना है। समीकरण है 2x² - x - 1 बराबर 0 के हल हैं। अब देखिए जहां भी x² जो भी अधिकतम घात होती है किसी भी समीकरण की, वह उतनी ही वैल्यू प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे अधिकतम घात जो है वह 2 है x की, तो x की 2 वैल्यू हमको मिलेगी। इसीलिए ऑप्शंस में आप देखिए कि 2 वैल्यू x की आई है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि इस समीकरण के हल क्या क्या हैं। अब समीकरण का हल जो भी होता है उसको अगर हम, जैसे x का मान 1 आ रहा है, अगर हल है यह, तो 1 अगर हम समीकरण में रख देंगे तो इस समीकरण जो दोनों पक्ष हैं वह बराबर हो जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। आप पुट करके देखिएगा। यह मैंने एक तरीका बता दिया आपको कि x की दोनों वैल्यू आप पुट कर करके देखिएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, बराबर के उधर 0 है तो इधर भी 0 आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो अब देखिए प्रश्न में जो समीकरण दिया गया है वह है 2x² - x - 1 बराबर 0। अब इसी को हल हमको करना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दोस्तों जो x² का कोफिशिएंट है उसका गुणा हम लोग जो कांस्टेंट होता है जिसमें x का पार्ट नहीं होता है उसमें करके देखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। 2 का गुणा ऋण 1 में होगा तो -2 आ रहा है। तो अब हमें बीच वाला जो पद है इसका जो कोफिशिएंट है -1 को इस तरीके से तोड़ना है कि जो 2 पद में हम तोड़ेंगे -1 को, अब उन दोनों पदों का जो जोड़ है वह तो -1 के बराबर आना चाहिए। जोड़ जो है वह -1 के बराबर आना चाहिए, लेकिन जो गुणा है वह -2 के बराबर आना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ऋण 2 और धन 1 में, ठीक है। ऋण 2 और धन 1, ये 2 पद में हम इसको तोड़ लेंगे। अब इन दोनों पदों को आप जोड़ोगे तो ऋण 1 मिलेगा, और दोनों का अगर आप गुणा करते हो, ऋण 2 का गुणा धन 1 में अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा? ऋण 2 मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 2x² - 2x + x - 1 बराबर 0, यह आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगा x - 1, फिर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन आ जाएगा, x - 1 कॉमन बराबर x - 1 ब्रैकेट में फिर बराबर 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ x - 1 है और यहाँ x - 1 है ब्रैकेट में। x - 1 दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा है? 2x बचा है, तो एक ब्रैकेट में 2x और यहाँ पे +1 बचा है, तो +1 बराबर 0 आ गया। अब
देखिए यह दोनों आपस में गुणा हो रहा है और दोनों के बराबर 0 है, तो एक बार एक पद को हम लोग इधर बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यह बटे में 0 के बटे में कुछ रहेगा तो उसका मतलब 0 ही है। ठीक, तो x बराबर हमें एक बार 1 मिल जाएगा, और एक बार इस पद को, पहले वाले पद को हम लोग शून्य के नीचे भेजेंगे और इसको ऐसे ही रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x प्लस वन बराबर प्लस वन बराबर 0, और इसको प्लस वन को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, और फिर x, केवल अगर x का मान हमको निकालना है तो 2 को बराबर के उधर भेजेंगे, यहाँ गुणे में था यहाँ बटे में हो जाएगा, तो x का मान ऋण 1/2 यहाँ पे मिल गया हमको, और यहाँ पे 1 मिल गया। तो अब ऑप्शंस में आप देख लीजिए 1 और ऋण 1/2, ऑप्शन ए जो है दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप चाहे होते तो एक की वैल्यू 1 और -1/2 देख पुट करके रखे होते तो भी आपको दोनों रखने पे शून्य प्राप्त होता। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब यहाँ प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना है। आप मान लीजिए कि 2 अंकों की, एक बार आप सपोज करिए कि 2 अंकों की संख्या है, तो मान लीजिए कि इसका जो वर्गमूल, आप एक बार अनुमान लगाइए कि जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वह 99 होती है, तो 99 गुणे 99 आप करने जाएंगे अनुमान लगाने के लिए, तो इससे अच्छा आप कितना कर लीजिए, 100 गुणे 100 कर लीजिए। 100 गुणे 100 आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो आप 99 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसका भी अगर आप वर्ग करते हो तो आप 10,000 से कहीं नीचे ही रहोगे, क्योंकि 100 जो है वह 99 से बड़ा है। तो आपको जो 2 अंकों की जो संख्या है उससे आप उसका वर्ग करके आप केवल 10,000 तक पहुंच सकते हो, जबकि हमारी जो संख्या दी गई है वह 14,000 है। तो 2 से बड़ी एक संख्या, 2 अंकों से बड़ी एक संख्या होगी जिसका यह वर्गमूल होगा। अब 3 या 4 अंक की भी संख्या हो सकती है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है क्या, 999। अब इसका हम लोग देखते हैं कि 999 का अगर वर्ग किया जाए तो कहां तक पहुंचा जा सकता है। तो 999 का वर्ग करने से अच्छा हम लोग 1000 का वर्ग कर लें, तो 1000 का वर्ग करेंगे तो 3 शून्य और बढ़ा लेते हैं, यानी कि हम लोग जा सकते हैं 10 लाख तक। ठीक, तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग करके हम लोग 10 लाख 9-10 लाख के बीच में पहुंच सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि 3 अंक की संख्या होगी, क्योंकि हमें तो बस 14,000 ही चाहिए, तो 2 अंक से बड़ी और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जिसका वर्ग हम कर रहे हैं उससे छोटी संख्या। ठीक, तो 3 अंक में ही हमको इसका जो वर्गमूल है वह मिल जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें सोचना है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो 3 अंक की संख्या होगी, इसका जो वर्गमूल होगा उसमें 3 अंक होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, चौथे कोण का मान बताइए। कोई चतुर्भुज है, उसके 3 कोणों का योग आपको दे रखा है, चौथे कोण का माप पूछ रहा है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। 360 में से आप 285 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 प्लस 15 यानी कि 75 अंश। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। अब कोई पासा फेंका जाता है तो मैंने आपको पढ़ाया है पासे पे कितने फलक होते हैं, पासे पे 6 फलक होते हैं। लूडो की गिट्टिक दोस्तों आपने देखा है, लूडो की गिट्टिक पे एक तरफ 1 लिखा होता है, फिर 2 लिखा होता है, और इसी तरीके से 3, 4, 5 और 6 तक अंक होते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका पासा। अब
1, 2, 3, 4, 5, 6 यही हो जाएगा आपका प्रतिदर्श समष्टि। किसी भी घटना की प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है? किसी भी घटना का सैंपल स्पेस होता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीजें हमें मिल सकती हैं। तो एक पासा अगर हम फेंकते हैं तो यही 6 चीजें ही मिल सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक लूडो की गिट्टी का आप फेंकते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1 से 6 अंक तक ही कोई संख्या मिलेगी। ठीक, अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए कि प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी, मतलब कि कितनी ऐसी संख्याएं होंगी प्रतिदर्श समष्टि में जो अभाज्य होंगी। सैंपल स्पेस में यस में कितने ऐसे नंबर होंगे जो अभाज्य होंगे, मतलब कितने नंबर होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं आपको पता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से बड़ी हों और ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हों जो केवल खुद से या 1 से कटती हों और किसी से न कटती हों। ठीक, तो 1 से बड़ी 2 ऐसी संख्या है जो खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है, और 3 एक संख्या ऐसी है जो खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है, और 4 जो है वह 2 से डिवाइड हो जाता है। तो जो 4 है वह अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 5 अभाज्य संख्या है और 6 जो है यह भाज्य है। तो यहाँ पे आपको कितने अंक मिल गए? यहाँ पे आपको 3 अंक ऐसे मिल गए जो अभाज्य हैं। अब 6 के बाद हमें देखना नहीं है क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि में 6 तक के ही अंक हैं। तो यहाँ पे 3 ऐसी संख्याएं हमको मिल गई जो अभाज्य संख्याएं हैं, वही पूछा है अवयवों की संख्या। अगर हम लोग प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं को निकाल लें तो इसमें से अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है। तो अब इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 है। संख्या दी हुई है, इसका घनमूल पूछ रहा है, मतलब कि वह संख्या पूछ रहा है जिसका गुणा हम लोग 3 बार करें तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाए। तो यह मैंने पहले ही आपको बताया, बस यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पे आपको 2 अंक पे दशमलव वाली संख्या जो मिल जाएगी 0.02, इसका आप 3 बार गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यह संख्या मिल जाएगी, मतलब 0.02 जो हो जाएगा वह इसका दी गई संख्या का घनमूल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है। परिमेय संख्या ऋण 4/5 तथा 8/15 का भागफल होगा, मतलब कि 8/15 से अगर आप ऋण 4/5 में भाग देते हो तो भागफल कितना आएगा, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो भाग देकर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपको भाग देना है ऋण 4/5 में किससे भाग देना है? 8/15 से। तो अब देखिए यहाँ पे जो एकदम नीचे जो हर है, हर का जो हर है उसका गुणा ऊपर अंश में होता है, और नीचे जो हर में अंश है उसका गुणा ऊपर वाले के हर में होता है। ठीक, तो इस बार आप अब इस तरीके से आप गुणा कर लीजिए। ऋण 4 का गुणा हो जाएगा 15 में, फिर बटे 8 का गुणा हो जाएगा 5 में। अब काट दीजिए, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, फिर 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। अब लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए ऋण 1 बचा हुआ है, ऋण 1 गुणे 3 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा? ऋण 3/2। तो ऑप्शन सी में दिया गया है ऋण 3/2, तो भागफल हमको मिल जाएगा ऋण 3/2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है। 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो 3 सही 3/8 लिखा गया है, तो इसको पहले हम लोग भिन्न रूप में बना लेंगे, अंश हर के रूप में लिखेंगे। तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? हर का गुणा हासिल में हर का गुणा जो होता है वह सही में होगा, यानी कि 3 गुणे 8 धन 3 हो जाएगा अंश में और बटे 8। ठीक, यहाँ जो सही में लिखा होता है वह डिवाइड करने के बाद लिखा होता है, और इसको अगर अंश में ले जाना होता है तो हर का गुणा इसमें करना पड़ता है। तो 3 का गुणा 8 में हो जाएगा, और फिर ये जो ऊपर अंश में है इसको
यहाँ पे जोड़ देंगे तो 8 त्रिक 24 धन 3 यानी कि 27/8 मिल जाएगी संख्या। और इसका घनमूल पूछ रहा है, मतलब कि करणी के घाते 3 और 27/8 इसी का मान आपको निकालना है। तो 27 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों पे क्यूब है तो दोनों बाहर आ जाएंगे, यानी कि 3/2 हमको मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी। अब वर्ग स्क्वायर अगर आपने कहीं पढ़ा है, जब भी स्क्वायर पढ़ा है तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं जो होती हैं वह वर्ग की बराबर होती हैं। तो अगर एक भुजा ए है तो सारी भुजाएं ए होंगी, और इसका विकर्ण ये जो तिरछा जो आमने सामने के शीर्ष को मिलाती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण। अब विकर्ण की लंबाई हमको दी गई है 5√2। अब किसी भी वर्ग में जिसकी भुजा ए है उसका विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है। अगर देखिए यह 90 अंश है, यह लंब है, यह आधार है, तो कर्ण कितना होगा, a√2 हो जाएगा। तो a√2 का मान हमको कितना दिया गया है, 5√2 दिया गया है प्रश्न में। अब a की वैल्यू हमको निकालना है, तो ये जो √2 है वो बराबर के इधर भेजेंगे, तो उधर गुणे में था इधर बटे में हो जाएगा, √2 कट जाएगा, बच कितना जाएगा 5। तो a की वैल्यू हमको मिल गई 5, यानी कि भुजा जो हो जाएगी वह 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 में हमें जो पहली, प्रथम का मतलब क्या, जो पहले आए, पहले 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य हमको निकालना है। तो संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। अब 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं हैं, लेकिन हमको कौन सी संख्याएं चाहिए, हमें चाहिए विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से नहीं कटते हैं। तो विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 9 11 13 15 17 और 19, ये 10 3 3 6 3 9 और 1 10, शुरू की 10 प्रथम 10 विषम संख्याएं हो गई। और इसी का हमको बोल रहा है क्या, औसत माध्य निकालना है, मतलब कि औसत निकालना है। अब औसत निकालने में हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और भाग दे देते हैं जितनी भी संख्याओं की संख्या रहती है। अब देखो आप संख्याओं को जोड़ोगे तो 1 धन 3 4 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 11 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 36 में हम लोग 13 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, 49 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 में हम लोग 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 81 में 19 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 में कितनी संख्याएं हैं, 100 योग आ गया और बटे संख्याओं की संख्या तो 10। अब 10 से काट देंगे तो एक शून्य कट जाएगा और उत्तर हमको कितना मिल जाएगा, औसत कितना मिल जाएगा, यहाँ पे औसत माध्य जो मिल जाएगा वह 10 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 है, यहाँ पे देखिए 0 0 1 2 3 4 में बहुलक है। अब संख्याएं क्रम से लगी हुई हैं और एक जो संख्या है 0 वह 2 बार आ रही है और बाकी संख्याएं एक एक बार आ रही है। तो सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे 0 जो है वह 2 बार आ रहा है और बाकी संख्याएं केवल एक बार आ रही हैं। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या 22 है, 2 6 10 4 8 में माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को क्रम में लगाते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 2 दी गई है, इसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, क्रम में हमने लगा लिया। अब
संख्याओं की संख्या यहाँ कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो माध्यिका का क्या फॉर्मूला लगेगा, माध्यिका का सूत्र यहाँ पे लगेगा दोस्तों, माध्यिका का जो सूत्र लगेगा, माध्यिका के जब हम लोग दो सूत्र लगता है माध्यिका में, जब n की वैल्यू जो होती है ऑड होती है, विषम होती है, तो अलग फॉर्मूला लगता है, और जब सम होती है तो अलग फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है उनकी जो संख्या है वह विषम है, 5 संख्या है, तो माध्यिका का सूत्र हो जाएगा n-1 बटे दोवां पद, दोवां पद, ठीक। n की वैल्यू 5 है तो 5-1 6 बटे 2 3, यानी कि तीसरा पद। तो तीसरा पद, 3 वैल्यू नहीं आई माध्यिका की, यहाँ पे गलती आप मत कीजिएगा। जो तीसरा पद होगा, यहाँ पे आप देखिए, यह पहला पद है, ये दूसरा और यह तीसरा, ये होगी माध्यिका की वैल्यू। यहाँ पे आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, गलती मत करिएगा। तीसरा पद जो है वह मान है माध्यिका का, तो तीसरा पद क्या है, 6, तो माध्यिका का जो मान हो जाएगा वह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए जो है 6, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम पूरा जो है आपका राजन सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सभी अपने दोस्तों में यह वीडियो आप शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी प्रकार से आसानी से कम समय में अपनी तैयारी बेहतर कर पाएं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, 2 की घात 7 का मान कितना होगा। अब 2 की घात 7 का मतलब क्या है, 2 का 7 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 128। 2 के घाते 7 का मान कितना हो जाता है, 128 हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्लास में हमने 23 प्रश्न जो हैं वह सॉल्व कर लिए, बहुविकल्पीय और आपके परीक्षा में पूछे हुए भी प्रश्न थे सभी। तो बहुत ही आपको एक अनुमान लगा होगा कि किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं चतुर्थ सेमेस्टर के गणित में। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आपका जो तैयारी है वह बहुत अच्छा हो रहा होगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों 2 पार्ट और मैं पढ़ाऊंगा आपके बहुविकल्पी में, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके राजन सीरीज में वह 73 प्रश्न दिए गए हैं। इसको मैं 3 पार्ट में कराऊंगा। आज 23 प्रश्न हमने देख लिए, बाकी प्रश्न हम अगले 2 पार्ट में देखेंगे। इस सभी का लिंक, जितना मैंने क्लास आपको सभी क्लास पढ़ा दिया है गणित का, उसका लिंक, और इन सभी जो सीरीज में सॉल्व करा रहा हूँ, जो ट्रिक से मैंने आपको वीडियोस बताई हैं, कुछ ट्रिक मैंने आपको बताए हैं जहां आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करना है, तो सारी चीजें आपको गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप गणित के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और यह तो मैं आपको कम समय में पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके पास अगर समय है तो आप सभी क्लासेस को जरूर देखिए। आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। और 1 घंटे का ही समय होता है आपके पेपर में, तो बहुत अच्छी तैयारी आप करके जाइए ताकि 25 में 25 आप करके आइए, ठीक। अब दोस्तों सभी जो आपकी क्लासेस हैं 4th सेमेस्टर की, सब नोट्स के माध्यम से पढ़ाई गई हैं। सभी नोट्स आप देखेंगे उनका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, और सभी जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं सभी विषयों के, उनका आपको टेस्ट देने के लिए, और सभी जो क्लासेस हैं वह एड फ्री देखने के लिए, बिना प्रचार के, कोई बिना डिस्टरबेंस के अगर आपको देखना है तो यह सभी सुविधाएं ऐप पर उपलब्ध हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के कोर्स में। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, वहां पे डीएलएड 4th सेमेस्टर के कोर्स पे जाकर ये सभी सुविधाएं आप बहुत ही मामूली चार्ज पे अवेल कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। तो अपने पढ़ाई को और अच्छा व्यवस्थित बनाने के लिए, 95% तक स्कोर करने के लिए और अपने शिक्षक बनने की संभावना को और प्रबल करने के लिए आप लोग जरूर 4th सेमेस्टर को कोर्स को परचेज करिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से करिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी की तैयारी जो है वह अच्छे से हो पाए।
चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें। और कहीं भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी सभी परेशानियों का हल मैं करूंगा। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।